दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम ग्रुप डी 2018 के प्रीवियस पेपर के सभी साइंस के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए आज सीरीज नंबर 3 आपके लिए लेके आया हूं। तो पिछला वीडियो कैसा लगा वह आप कमेंट में लिखेंगे। तो देखते हैं आज का सवाल नंबर 1 क्या है। आज मैं आपको पहले कुछ ऐसे सवाल बताऊंगा जो डायरेक्टली क्वेश्चन होगा, उसका विश्लेषण मैं जितना कर पाता हूँ उतना करता हूँ। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है तो न्यूमेरिकल सवाल लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आप पूरा का पूरा देखेंगे तभी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। आज शुरू में न्यूमेरिकल मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, पिछले वीडियो में शुरू में न्यूमेरिकल बताया था। चलते हैं आज के पहले सवाल नंबर 1 है, कार्य करने की दर डैश कहलाती है। तो डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट लॉलीपॉप क्वेश्चन है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और बल के बीच का कोण क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए इसको। पहला नंबर तो आप रट्टा मार लीजिएगा तो भी ठीक है, अगर समझ के रखिएगा तो अच्छा रहेगा, आप भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप जान लीजिए ये क्या कार्य शून्य होना है, यानी कि W बराबर जो फॉर्मूला होता है वह होता है Fs। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ दिख रहा है आपको, W बराबर Fs cos थीटा होता है। W बराबर क्या होता है? Fs cos थीटा होता है। तो यानी कि W मतलब हुआ आपका वर्क, F मतलब हुआ बल, S मतलब विस्थापन और उसके बगल में cos थीटा होता है। तो इसका वैल्यू 0 करने के लिए इस थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए? तो आप देखिए 0 cos 0 देंगे तो इसका वैल्यू कुछ ना कुछ जो रहेगा वो हो जाएगा। 30 देंगे तो भी कुछ होगा, 60 देंगे तो भी कुछ होगा, 90 जैसे ही देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं cos 90 का वैल्यू 0 होता है, यानी कि यहाँ पे 90 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसलिए इस सवाल का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 90। यानी कि जब कार्य शून्य हो जाता है तो उसके बल और विस्थापन के बीच जो एंगल बनता है वह 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र तल पर बनने वाले लहरें कैसी होगी? नहीं, तो ऑप्शन आपका है स्थिर, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और बी और सी दोनों। तो कहने का मतलब क्या होता है? समुद्र के तल पर यानी कि पानी में जब आप विस्फोट कराइए तो विस्फोट कराने से आपको कोई जरूरत नहीं है। पानी में जब आप मारते हैं, ठीक है, कोई पत्थर वगैरह समझ लीजिए वही विस्फोट, तो उस पर जो ऐसे ऐसे उछल पुछल पानी में होता है, ठीक है, उसी को लहर कहते हैं। तो पानी में जो भी लहर बनता है, जैसे देखिए अगर आप पानी में एक पत्थर मार दीजिएगा तो वह लहर ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, ऐसे ऐसे चलता है। तो ऐसे ऐसे जो चलता है इस तरंग को हम लोग को अनुदैर्ध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य। यानी कि जो पानी में विस्फोट होता है तो इस प्रकार का तरंग चलता है, उस तरंग का नाम अनुदैर्ध्य होता है। बी और सी नहीं होगा, यानी कि दोनों नहीं, सिर्फ एक होता अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं साउंड यानी कि ध्वनि कैसा तरंग है, तो अनुदैर्ध्य तरंग है, ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो गया सी। तो चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, साधारण नमक के विलयन बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ कराएं? ठीक है, तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन गैस, बी है HCl, सी है CO2 और डी है NaCl। तो देखिए साधारण नमक के बारे में उसका विलयन बनाना, घोल बनाना है, तो नमक में क्या होगा? वाटर होगा। ठीक है, और क्या होगा? साधारण नमक क्या होता है? NaCl। तो देखिए पहले से NaCl है, उसका विलयन बनाना है। ठीक है, यानी NaCl आपको बनाना ही है। तो NaCl ये पहले से है तो ये नहीं होगा। देखिए NaCl में CO2 नहीं होता है, यह भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए किसके साथ कर रहा, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपको कुछ मिलाना है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वह जो होता है NaOH होता है, इसके साथ आपको मिलाना है इसमें से ऐसा चीज
कि आपको NaCl बन जाए, क्योंकि नमक वाला क्या होता है, NaCl होता है। तो आप देखिए Cl किस में है, ऑक्सीजन में नहीं है, HCl में है। तो यहाँ पे HCl से आप अभिक्रिया कराइएगा तो यह देखिए क्या बनेगा, NaHCl प्लस H2O बन जाएगा। NaCl प्लस H2O बन जाएगा, तो उसी का तो हुआ NaCl प्लस H2O, दोनों चीज मिल गया। इसलिए इस सवाल का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, समझ गए बात को। चलते हैं अगले सवाल पे। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इसी प्रकार के अच्छे आपको सभी क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा। यदि आप पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट का नाम होगा कि ग्रुप डी साइंस। ठीक है, ये मेरा प्लेलिस्ट में है, तो आप सब वीडियो को देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या, कीटोन से समाप्त होने वाले हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में क्या प्रत्यय लगता है। तो जब आप कार्बन एंड देयर कंपाउंड यानी कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें अलग अलग समूह यानी अल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बाद कुछ फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी कि अल्कोहल होता है, एसिड होता है, कीटोन होता है, ईथर होता है, ईस्टर होता है, यही सब होता है। ठीक है, तो उस सब का जब नामकरण करते हैं तो उसके नाम के लास्ट में एक प्रीफिक्स यानी सफिक्स जोड़ते हैं, जिसको हिंदी में प्रत्यय बोलता है। ठीक है, तो यही प्रत्यय, ये सब वर्ड मतलब छोटा छोटा वर्ड होता है, OIC, ONE, AL और OL और AL, इसमें 4 है तो 4 ऑप्शन है। सभी के साथ जिसका भी नामकरण होता है उसके साथ कुछ ना कुछ जोड़ के IUPAC नेम बनाया जाता है। तो इसने बोला कीटोन, कीटोन का फंक्शन ग्रुप जो होता है वह होता है CO। ठीक है, और ये आपको याद ही करना पड़ेगा कि कीटोन के साथ जो नामकरण होता है क्या होता है, अल्कोहल के साथ क्या होता है, ईथर के साथ क्या होता है। तो आप जानिए कि कीटोन के साथ जो होता है यह होता है ONE1। ठीक है, ONE1 कीटोन में होता है। ये ओइक, OIC ओइक एसिड में होता है, यानी कि आप नाम सुनेंगे मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ओइक होता है एसिड में, 1 ये होता है मिथेनॉन, इथेनॉन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन। ठीक है, ये ऑल होता है मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, और ये होता है अल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। ठीक है, तो कीटोन वाला जो होता है लास्ट में उसमें ONE1 होता है। समझ गए बात। अगला देखते हैं, अगला क्या है, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है। तो नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन, ठीक है, यानी कि मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में के पार्ट्स होते हैं, उसमें से कहां पर कोशिका का उत्पादन होता है। तो अंडकोश, वृषण, प्रोस्टेस्टेस और शुक्रवाहिका। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा कि नर जनन कोशिका का उत्पादन जो होता है वह कहाँ होता है, वृषण में होता है। ठीक है, बात समझ गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी करें। चलें आगे, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 7, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है। ठीक है, तो क्लोरीन की संयोजकता अगर सीधा सीधा पूछता संयोजकता क्या है, तब इसका आंसर होता 1। क्यों, संयुक्ता कहते किसको है, संयुक्ता कहते हैं कि बाह्यतम सेल के अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़े या ग्रहण करना पड़े उसे ही हम संयोजकता कहते हैं। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। तो 17 के लिए जब आप सजाइएगा तो पहले होगा 2, तब होगा 8, तब होगा 7। तो देखिए ये बाहरी कक्षा में एक एक्स्ट्रा आने यानी कि एक इसमें आ जाएगा, तब यह अष्टक पूरा हो जाएगा, इसलिए इसकी संयोजकता 1 हुई। लेकिन इस सवाल में बोला गया है कि ऑक्सीजन के सापेक्ष में बताइए, यानी ऑक्सीजन की तुलना करके बताइए। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, यहाँ पर इसकी संख्या 1 है, इसीलिए इसका जो सापेक्ष हुआ तो 7 हो गया। क्या हुआ, सापेक्ष हो गया तो 7 हो गया इसकी संयोजकता। बात समझ गए। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कॉर्क सेल में उपस्थित एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन है कि डायरेक्ट आप इसका आंसर याद कीजिए। कॉर्क सेल में जो होता है एक रसायन होता है, उसका नाम होता है सुबेरिन। उसका नाम क्या होता है, सुबेरिन। उसका नाम होता है
सुबेरिन, और ये सुबेरिन जो है, सुबेरिन क्या करता है, कॉर्क में पानी और गैसों के प्रवेश को रोकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान है? तो ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन है परमाणु संख्या 4, परमाणु संख्या 13, परमाणु संख्या 11 और परमाणु संख्या 19। तो किसका जो रासायनिक गुण समान होता है, इसके लिए आवर्त सारणी जब पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा कि एक सेम समूह में जो रखा जाता है उसके रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है, तो ये 4, एक होता है बोरोन और मैग्नीशियम जो होता है, यह दोनों क्या है, एक ही समूह में है, इसलिए इसके रासायनिक गुण भी एक ही होंगे, इसलिए इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलें अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण है। ऑप्शन ए है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल, ऑप्शन बी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैलिक अम्ल। तो यह आपको डायरेक्टली याद करना है, बाकी कुछ नहीं दिमाग लगाना है। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका क्या है, अधिक अंतर कोशिकीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती है। ठीक है, तो आप देखिए पौधा का ये सब कोशिका है, टिश्यू है। ठीक है, स्क्लेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, फ्लोएम और पेरेनकाइमा। ठीक है, तो स्क्लेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा आप पीछे पढ़ चुके हैं, आप अच्छा से जाके देख लीजिएगा। यानी कि पौधे की जो एक होता लचीलापन और पौधे का एक होता कठोरता। ठीक है, इसमें स्क्लेरेंकाइमा और कोलेनकाइमा होता है। फ्लोएम क्या होता है, पौधे में क्या करता है, भोजन का संवहन करता है। एक जाइलम होता है, जाइलम जल का संवहन। इसमें क्या है, पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा क्या होता है, अंतर कोशिकीय प्रसार के लिए संचरित होता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ गए, चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन आपका जो है वह है क्वेश्चन नंबर 12, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। तो ए होगा गतिज ऊर्जा, बी है स्थितिज ऊर्जा और सी है दोनों, डी है घर्षण। ठीक है, तो पहाड़ से गिरती हुई वस्तु में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों एक साथ होता है, इसका मतलब इस सवाल का आंसर हो गया सी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल जो आपका है वह देखते हैं। अगला सवाल है, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, क्या संरक्षित रहता है? ठीक है, तो जब कोई टुकड़ा टूटता है तो दूर दूर तक फैलता है, विस्फोट होता है, इसमें क्या होता है, इसमें संवेग संरक्षित होता है। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, संवेग, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, पौधे में स्रावित होने वाले वह हार्मोन जिसके कारण उसकी तनाव सूर्य की ओर झुकती है या मुड़ती है। तो आप ऑप्शन देख रहे हैं, ऑक्जिन, जिबेरेलिन, एस्कॉर्बिक एसिड और साइटोकाइनिन। तो ऑक्जिन ऐसा हार्मोन है, उसी के स्रावन से पौधा आप देखते होंगे जिधर सूरज का रोशनी आएगा उधर ही झुक जाएगा। इस सवाल का आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर आपका है सवाल नंबर 15, दिए गए परिपथ में डैश का प्रवाह वामवक्र होता है। ठीक है, तो वामवक्र कहने का मतलब ऐसे जब ऐसे चलता है इसको दाहिना वर्त कहेंगे, यानी कि दाहिने हाथ की तरफ। जब ऐसे चलेगा तो उसको कहेंगे बाएं हाथ की तरफ। ठीक है, तो जब आप परिपथ में देखेंगे वोल्टेज, प्रतिरोध, धारा और इलेक्ट्रॉन, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है, या वामवर्त दिशा में चलता है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर, वह देखते हैं। किसी माध्यम के कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि लास्ट में
कुछ जो होगा न्यूमेरिकल सवाल उसको बताया जाएगा। तो आ गया आपका न्यूमेरिकल सवाल, ठीक है। तो बोलता है आवृत्ति क्या होगी। ऑप्शन है आपका 50Z, 16HZ, 25HZ और 8ZZ। तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन और भी सम्मिलित है कि आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है। आवृत्ति का SI मात्रक HZ होता है, ठीक है। अब आवृत्ति होता क्या है, यानी कि तो कंपन जो होता है प्रति सेकंड यानी एकांक समय में कंपनों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यह 25 सेकंड में 40 कंपन कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना कंपन करेगा, वही तो आवृत्ति होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन मैं करता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2.5 सेकंड, सॉरी 25 में बोल दिया था। तो 2.5 सेकंड बराबर होता है 40, तो 1 सेकंड बराबर कितना होगा, वही इसका आवृत्ति कहलाएगा। तो 1 सेकंड बराबर होगा 40/2.5, ठीक है। अब इस पॉइंट को जब उड़ाइएगा तो ऊपर जाएगा 0, इसको जब कटाइएगा तो नीचे 25 है, ठीक है, और इसको कटा दीजिएगा तो यह आ जाएगा 16, और 16HZ इस सवाल का आंसर है 16HZ, ठीक है। 16HZ आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है वह देखिए। 70 kg भार को उठाने के लिए 9800 जूल ऊर्जा का प्रयोग किया गया है। भार को कितनी ऊंचाई तक उठाया गया। तो यह भी सवाल आपका जो 17 नंबर है, यह भी आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। ध्यान से देखिए। तो देखिए इसने बोला है 70 kg का भार, यानी कि यहाँ पे kg दिया है तो द्रव्यमान है, ठीक है। भार लिखा है क्योंकि इसमें भार कम में प्रयोग होगा, भार और द्रव्यमान में अंतर होता है, ठीक है। तो भार बोला है तो आपका 9800 जूल ऊर्जा होता है। तो ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि Pe बराबर होता है mgh। तो ऊर्जा आपको दिया हुआ है, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ कि Pe बराबर होता है mgh, और mg को ही भार कहते हैं, ठीक है। तो Pe का वैल्यू आपको दिया है 9800 जूल। तो इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो 9800 होगा Pe, अब बराबर m का वैल्यू है यह 70 है, 70 kg है, और g का वैल्यू जिस सवाल में नहीं दिया रहे कैलकुलेशन की आसानी के लिए, वहां पे 10 लिया जाता है, 10 × h, ठीक है। जब आप इसको इधर लाइएगा तो देखिए ये 0 कट जाएगा, 7 इसके नीचे आएगा तो ये 0 कटा था, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 14, यानी कि ऊंचाई इसका हो जाएगा 14 मीटर। 14 मीटर किसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में है, और यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।